हेलो बेटा, कैसे हाल है? सब बढ़िया। आज हमारा 12th बोर्ड जो फास्ट ट्रैक रिवीजन हमारा चल रहा है उसमें टॉपिक है ऑप्टिक्स। सबसे ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है, सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को फटाफट से देखना शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस रिपीट भी हुए, इवन कुछ न्यूमेरिकल भी ऐसे हैं कि जो एग्जैक्टली पैटर्न पर सेम उसी तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 5 सालों की। तो जो सेम पैटर्न पर है उन क्वेश्चंस को मैं लेकर के नहीं चल रहा हूँ, केवल उसका एक टाइप लेकर के चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्लास लेंस इज डिप्ड इन अ ट्रफ ऑफ लिक्विड हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ द ग्लास, हाउ विल द ग्लास लेंस अपीयर। हमारा ग्लास का बना हुआ एक लेंस है, उसको हम एक लिक्विड के अंदर ले गए। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब वो जो लेंस है वो किस तरह से बिहेव करेगा, इसके लिए हमारे पास में फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इक्वल्स टू n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे पास में ये लेंस है और इसको मैं एक लिक्विड के अंदर लेकर के गया। सो n1 है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 है इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गिवन कंडीशन में दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो मैंने n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू n एज्यूम कर लिया, तो ये कैंसिल होकर के 1 आ गया। 1 माइनस 1 0 आ गया, तो f इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब इनफाइनाइट फोकल लेंथ। और इनफाइनाइट फोकल लेंथ का मतलब वो कि अब हमारा लेंस की तरह तो बिहेव नहीं करेगा, ये बिहेव करेगा एक ग्लास स्लैब की तरह। ठीक है, अगर लिक्विड में रखने के बाद में बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आती तो हम ये कहते कि ये हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो हम ये कहते कि ये एक डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस बन जाएगा। अभी मुझे फोकल लेंथ की वैल्यू इन्फिनिटी मिल गई है, इसका मतलब ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब यहां पर भी एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिन क्वेश्चन का मेरे को 100% श्योर है कि आपके पास में नोट्स होंगे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनके नोट्स आपके पास में 100% होंगे ही होंगे, तो उनका मैं यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बना था। जहां मुझे ऐसा लगेगा कि इस तरीके का डेरिवेशन या इस तरीके का एक्सप्लेनेशन शायद आपके नोट्स में ना हो, उस चीज को मैं अपनी तरफ से यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जैसे बात करें हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके पास में नोट्स में 100% होगा। ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। बीच बीच में मैं आपको ये भी बताता चलूंगा, क्योंकि ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों आता है, तो दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा पोर्शन बनता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको 100% 2 बार 3 बार रिवाइज करने ही करने हैं। जैसे ये टेलीस्कोप वाला जो पार्ट है, माइक्रोस्कोप वाला जो पार्ट है, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो पार्ट है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का क्वेश्चन 99.99% मान करके चलो कि बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट, क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी बनता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनेगा और पूरा भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी बनता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कहानी है, ये आप अपने नोट्स में से पूरा पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है? टेलीस्कोप से ही रिलेटेड है। देखो अब न्यूमेरिकल क्या है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इन इट्स नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी दैट इज 20, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 20 दी हुई है। इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर, टेलीस्कोप की लेंथ का मतलब हो गया f0 प्लस fe, दैट इज 105 सेंटीमीटर। इन दिस एडजस्टमेंट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ द टेलीस्कोप। तो f0 और fe दोनों कैलकुलेट करने हैं। मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -f0/fe। नेगेटिव तो एक्चुअल में इस चीज को शो करता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20,
एफ नोट प्लस एफ ई की वैल्यू 105, यहां से एफ नोट और एफ ई का एक रिलेशन आएगा, एफ नोट इक्वल टू 20 एफ ई आ जाएगा, एक इक्वेशन ये आ जाएगा, एक इक्वेशन ये आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एफ नोट और एफ ई दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट टू फीचर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड विद द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेन ड्यू टू सिंगल स्लिट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न जो होता है उनमें क्या डिफरेंसेस है। अब इसके डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं क्योंकि हो सकता है कि इसका आंसर आपके नोट्स में ना हो, इसलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर 3 डिफरेंसेस मेंशन किए हुए हैं, क्वेश्चन में शायद 2 ही डिफरेंसेस पूछे हुए हैं। क्या डिफरेंसेस हैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लैंग्वेज आप अपनी रख सकते हो। द इंटरफेरेंस पैटर्न हैज अ नंबर ऑफ इक्वली स्पेस ब्राइट एंड डार्क बैंड्स वेयर एज द डिफ्रेक्शन पैटर्न हैज अ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा which is twice as wide as the other maxima. The intensity falls as we go to successive maxima away from the center on the either side. सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो कहना ये चाहते हैं कि मुझे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं सबकी विड्थ सेम मिलती हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न में जितने भी मैक्सिमा या मिनिमा मिलेंगे सबकी विड्थ अलग अलग मिलेगी। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो यंग डबल स्लिट में जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस है सबकी इंटेंसिटी सेम आती है, लेकिन सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न में अगर बात करें तो सेंटर वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आती है, फिर जैसे जैसे मैक्सिमा का ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी भी कम होती चली जाती है। सेकंड डिफरेंस ये कहता है कि वी कैलकुलेट द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय द सुपरपोजिंग टू वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू नैरो स्लिट्स। कहने का मतलब ये होगा कि 2 अलग अलग सोर्सेस से जो वेव्स आती हैं उन वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से हमें इंटरफेरेंस दिखाई देता है। ये YDSC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कहानी है। द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज अ सुपरपोजिशन ऑफ अ कंटीन्यूअस फैमिली ऑफ वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन अ सिंगल स्लिट। एक ही स्लिट पर जो हमें वेव फ्रंट मिलता है उस वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं उनके सुपरपोजिशन की वजह से डिफ्रेक्शन होता है। ठीक है, तो YDSC की अगर बात करें तो 2 अलग अलग वेव्स के सुपरपोजिशन की बात होती है। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन की अगर बात करें तो एक वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं उनके इंटरफेरेंस की और सुपरपोजिशन की बात होती है। फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a the first null of the interference pattern occurs at an angle of lambda upon a। ये बात किसके लिए कही हुई है? फर्स्ट नल का मतलब हुआ मिनिमा, तो इसमें जो मिनिमा हमें मिलता है वो लैम्बडा अपॉन a पर मिलता है। एट द सेम एंगल ऑफ लैम्बडा a we get a maxima for the two narrow slits separated by a distance। लैंग्वेज को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में अगर बात करें तो हमें लैम्बडा अपॉन a पर मिनिमा मिलता है। यंग डबल स्लिट में अगर बात करेंगे तो हमें लैम्बडा अपॉन a पर मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे फ्रिंजेस की विड्थ सेम है, सारी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम है। सिंगल स्लिट में अगर बात करेंगे तो सबकी विड्थ अलग अलग है। सेंटर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे मैक्सिमा का ऑर्डर इंक्रीज होगा इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। अलग अलग वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस मिलता है। YDSC में एक ही वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं उनका सुपरपोजिशन होता है। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में यहाँ पर सिंगल स्लिट में अगर बात करें तो लैम्बडा अपॉन a पर मिनिमम मिलता है। YDSC में अगर बात करें तो लैम्बडा अपॉन a पर मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस याद रखना। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ये हमें लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, तो लैम्बडा की वैल्यू 500 नैनोमीटर हो गई। मीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो 500 इंटू 10⁻⁻9 दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक बात है बेटा। इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm। स्लिट की जो विड्थ है वो 0.2 mm है, मतलब 0.2 इंटू 10⁻⁻3 और मैं 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर कर सकता हूं। ठीक है, to produce a diffraction pattern find the angular width of the central maxima obtained on the scale। angular width of the central maxima का फॉर्मूला है 2 लैम्बडा अपॉन a, जानते होंगे आप। लैम्बडा और a की वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है when are two monochromatic sources of light said to be coherent। 2 अलग अलग सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस कब कहेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस के लिए कंडीशन ये है कि दोनों सोर्सेस से जो लाइट की वेव्स निकलेंगी उन वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट फेज डिफरेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट
थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, राइट द कंडीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। क्वेश्चन ये पूरा का पूरा है। अब इस क्वेश्चन में बेटा अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये YDSC का पूरा जो आप डेरिवेशन करते हो उससे रिलेटेड बात की है कि डार्क और ब्राइट के लिए क्या कंडीशन है। अगेन मैं आपसे वही कहूंगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% तरीके से तैयार कर लेना। ये जो बात पूछी गई है उससे रिलेटेड जब मैं पूरा टॉपिक तैयार कर लूंगा, होता क्या है हर साल उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कुछ पार्ट्स में पूछा जाता है। जैसे यहां पर पूछ लिया कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अगर बात करें तो क्या कंडीशन है, लिख करके बताओ। कभी आपसे पूछ लेंगे कि भाई फ्रिंज विड्थ के लिए डेरिवेशन करके बताओ। कभी आपसे कहेंगे कि भाई ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस के लिए डेरिवेशन बताओ। कभी आपको न्यूमेरिकल दे देंगे। कभी आपसे कह देंगे कि पूरा का पूरा डेरिवेशन करके बताओ कि किस तरह से काम होता है। तो आपको YDSC पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कर लेना है। यहां पर मैंने कोहेरेंट सोर्सेज की बात की है कि लाइट सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। जैसे अभी मैंने बात की कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट। ऑब्वियस सी बात है कि मैं कोहेरेंट को समझ लेता हूं, जो कोहेरेंट नहीं होगा वो नॉन कोहेरेंट हो जाएगा। द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड आर इन सेम फेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम फेज हो और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। या तो उनका फेज सेम होना चाहिए या उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे सोर्सेज को हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज 4a²। ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी इतनी आती है एंड दैट ऑफ डार्क फ्रिंज इज 0। हियर a रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरिंग वेव। वेव के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है a। अब इंटेंसिटी के लिए कहानी क्या है? ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर बात की जाए तो फेज डिफरेंस 2n पाई, पैरेलली कंपेयर करता चलूंगा। डार्क फ्रिंज के लिए अगर बात की जाए तो फेज डिफरेंस 2n - 1 × पाई, तो cos फाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा। इंटेंसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 + I2 + 2 √I1 √I2 और cos फाई। बेटा आगे के क्वेश्चंस में भी इसका जिक्र है और इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से बन रहा है। मतलब इंटेंसिटी का क्वेश्चन हर 1-2 साल में रिपीट हो रहा है, तो ये इंटेंसिटी वाली बात को भी संभाल लेना। I = I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos फाई। ब्राइट के लिए अगर बात करेंगे तो cos फाई की वैल्यू 1 हो गई। ये वैल्यू अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये √I1 + √I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। I1 = I2 मान लूंगा तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो इंटेंसिटी आएगी वो 4i आ जाएगी। सोल्व कर लेंगे, डेरिवेशन I1 I2 दोनों को i कर दिया, cos फाई की वैल्यू को 1 कर दिया, √I1 + √I होल से कर देंगे और I1 और I2 की वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये आ जाएगी। अब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो I = KA²। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंज के लिए वो 4i मतलब 4KA²। अब लॉजिकली अगर बात करें तो यहाँ पर होना चाहिए था 4KA², क्योंकि बेसिकली ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है जबकि इंटेंसिटी की बात की है, साथ में ही कांस्टेंट भी आना चाहिए था। डार्क फ्रिंज के लिए अगर बात करेंगे तो cos फाई की वैल्यू -1 आएगी, -1 करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 0। तो यहाँ से प्रूव कर देंगे ये फॉर्मूला। ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करें तो cos फाई = 1, पुट कर देंगे I1 और I2 दोनों को i कर देंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i आ गई। डार्क फ्रिंज के लिए अगर बात करेंगे तो cos फाई की वैल्यू -1, I1 I2 को इक्वल कर देंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। प्रूव हो जाएगा। ठीक है, A ray of monochromatic light is incident on one face of an equilateral prism। जो कीवर्ड से उनको अंडरलाइन करना पड़ेगा भाई। इक्विलेटरल प्रिज्म है at an angle equal to 3/4 of the angle of the prism। ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ये प्रिज्म एंगल है A, सारे एंगल इक्वल हो गए। Is incident on one face of an equilateral prism at an angle equal to 3/4 of एंगल ऑफ द प्रिज्म। 3/4 एंगल पर, प्रिज्म से 3/4 एंगल, इसका मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं एट एन एंगल इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये जो एंगल है अगर मैं इसको थीटा कहता हूं तो थीटा की वैल्यू 3/4 अपॉन a है। अच्छा, a की वैल्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री है, तो 3/4 ऑफ 60, ठीक है, 45 डिग्री आया क्या? 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो हमारा जो I है
उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रे पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म, सिमेट्रिकल मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट इज पैरेलल टू द बेस, और फिर ये एमर्जेंट रे बनेगी। तो सिमेट्री बन रही है, मतलब जितने एंगल पर आना है उतने एंगल पर जाना है। सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एक तो मुझे डे लैम्प कैलकुलेट करना है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, और इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैलकुलेट करना है। चलो जी, हमारे पास में आई की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री, ठीक है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में बेटा अगर बात करते हैं तो म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन में साइन ए अपॉन 2। यार ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है, क्योंकि I इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2 होता है, ठीक है। I की वैल्यू 45 है, A की वैल्यू 60 है, डेल एम अपॉन 2 है, 90 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल एम है, डेल एम इक्वल्स टू 30 डिग्री है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 30 डिग्री। म्यू अगर कैलकुलेट करना है तो भाई साहब यहाँ पर सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देख लेना प्रिज्म का न्यूमेरिकल किस तरीके का बना है, ठीक है। A lens of power 2D is placed in contact with another lens of power -1D. पॉजिटिव पावर, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और उसका पावर भी पॉजिटिव होता है। तो P1 की वैल्यू हो गई है 2 डायोप्टर, is placed in contact with another lens of power -1D। दूसरा डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव हो गया, -1 डायोप्टर। द कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो रिजल्टेंट पावर कैलकुलेट करते हैं P1 प्लस P2, 2 - 1, 1 डायोप्टर पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस की तरह तो बिहेव करेगा। अब फोकल लेंथ कितना आएगा, पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन है, पावर 1 आ गया तो फोकल लेंथ 1 मीटर आ गया। सेंटीमीटर में अगर बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का कन्वर्जिंग लेंस, इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो किस तरह का बना हुआ है। ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। व्हेन द लोअर हाफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेंस के लिए भी बनता है, मिरर के लिए भी बनता है, कि आपने उसके आधे पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। इसका मतलब नीचे का जो या ऊपर का जो आधा पोर्शन है उससे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन खत्म कर दिया। अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर के केस में बात की है, तो जैसे मैं ये कॉनकेव मिरर लूं तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि लोअर हाफ ऑफ ए कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, मतलब यहां से आपने रिफ्लेक्शन के लिए मना कर दिया। अब जो इमेज फॉर्मेशन होगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा, लॉजिकली सोच लो, फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे। नीचे से कवर करने का मतलब बेटा ये थोड़ी है कि इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इमेज बनती है जब इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्शन होता है। तो ऊपर के पोर्शन से तो अभी भी रिफ्लेक्शन होगा, और यहां से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन की वजह से इमेज तो फॉर्म होगी, इमेज तो बनेगी, ठीक है। और जो इमेज का साइज होना चाहिए था उसी साइज की इमेज बनेगी। डिफरेंस केवल इतना आएगा कि अगर मैं यहां से भी रिफ्लेक्शन की बात करता तो 100 रेज का रिफ्लेक्शन होता, अब केवल 50 रेज का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इमेज के साइज पे, नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसकी इंटेंसिटी पर इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है कि जितनी ज्यादा रेज मिलेंगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। नंबर ऑफ रेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी फेंट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन क्या है, ओनली हाफ ऑफ द इमेज विल अपीयर, यही छोड़ दो। द कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म, बिल्कुल। विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी नहीं होगा। द कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म, यस। विद डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ये होगा। इमेज के साइज पर, नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ रेज कम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास of refractive index n1 is dipped in a liquid of refractive index n2 if it behaves as a diverging lens। ये diverging lens की तरह काम कर रहा है। diverging lens का मतलब कॉनकेव। एक्चुअल में हमने डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग थोड़ा सा दिमाग में कम रहता है तो ठीक है, अदरवाइज डाइवर्जिंग का मतलब समझ लो कॉनकेव है। कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जानी चाहिए, नेगेटिव। तो n1 अपॉन n2 इज
-1 पॉजिटिव 1, पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमें बताना है, n1 अपॉन n2। वही फॉर्मूला n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब बेटा इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि नोटेशन वाला चक्कर है। ये हमारा लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको हमने एक लिक्विड में रखा, तो हम ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें n1 ये है, n2 ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, तो क्वेश्चन इसको नाम n1 दे रहा है, इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और इसको नाम वो n2 दे रहा है। तो इसलिए हमको यहाँ पर उल्टा करना है, तो n1 अपॉन n2 माइनस 1, रेस्ट विल बी सेम 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 1 अपॉन f। इफ इट बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस मतलब ये नेगेटिव चाहिए, ये वैल्यू तो सेम रहेगी। ये अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो इसका मतलब मुझे ये ब्रैकेट नेगेटिव चाहिए, और ये ब्रैकेट अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो ये वैल्यू लेस देन 1 चाहिए, तभी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो n1 अपॉन n2 मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है। तो n1 अपॉन n2 इज लेस देन 1, ये आएगा लेस देन 1, ठीक है। और अगर मुझे ये कन्वर्जिंग चाहिए होता तो ग्रेटर देन 1 आ जाता, ठीक है। और स्लैब की तरह बिहेव करने वाला चाहिए होता तो इक्वल्स टू 1 आ जाता। मैं क्वेश्चन के साथ में जो चीजें पॉसिबल हो सकती है क्वेश्चन में, कि इसकी जगह ये हो सकता है, इसकी जगह ये हो सकता है, वो चीज भी साथ के साथ में डिस्कस कर रहा हूं कि कुछ और क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रेफर्ड ओवर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आंसर हम जानते हैं कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, और 2 लेंस में से एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। जो आंख के पास होता है वो आईपीस, जो ऑब्जेक्ट की साइड में होता है वो ऑब्जेक्टिव। क्यों बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन की एक रेंज है, उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन अगर चाहिए, इमेज और भी ज्यादा मैग्नीफाइड चाहिए, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव से जो भी इमेज बनती है उस इमेज की एक फाइनल इमेज बनाता है जो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होती है, तो उसके इफेक्ट को कंपाउंड कर देता है, एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, इसीलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्रेफर करते हैं। ये बात यहां लिख भी रखी है, ठीक है। तो वो उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर देगा, इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। Write any 2 advantages that a reflecting telescope has over a refracting telescope। जब आप टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो लास्ट में वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आएगा जिसमें कैसेग्रेन टेलीस्कोप की बात भी होगी, तो हम उसको प्रिफर क्यों करते हैं। छोटा सा एक रेफरेंस डाल रखा है कि ये इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, इसका आंसर एनसीईआरटी में भी मिलेगा, कि उसके रीजन ये है कि एक तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अगर हम बनाते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस कम आते हैं, खर्चा कम होता है, क्योंकि मिरर बनाना लेंस बनाने के कंपैरिजन में इजी होता है। अब रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है, उसमें मिरर लगाएंगे, और रिफ्रैक्टिंग वाले में क्या है, लेंस लगाएंगे। तो मिरर बनाने का जो एक्सपेंस है वो लेंस बनाने के कंपैरिजन में कम आता है। दूसरी बात, सेम डायमीटर पर अगर बात करें तो मिरर का वेट कम होता है, लेंस का वेट ज्यादा होगा। तो लेंस वाला जो बनाएंगे, मतलब जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाएंगे, उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कुल मिलाकर के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उतने ही एक्सपेंस में हम ज्यादा एपर्चर का मिरर यूज में ले सकते हैं, उससे उसका कवरेज एरिया बढ़ जाएगा और हम ज्यादा इंटेंसिटी की इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। यही कहानी है। लेकिन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द मिरर अफोर्ड्स सेवरल एडवांटेज ओवर द ऑब्जेक्टिव लेंस। अ मिरर इज इजियर टू प्रोड्यूस विद अ लार्ज डायमीटर so that it can intercept rays crossing a large area and direct them to eyepiece. The mirror can be made parabolic to reduce, हाँ ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि स्फेरिकल एबर्शन, अब ये सिलेबस में नहीं कि क्या होता है, बट टर्म याद रख लेना कि स्फेरिकल एबर्शन वाला और क्रोमेटिक एबरेशन, ये भी लिख लेना, क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन, ये बेसिकली जेई से रिलेटेड चीजें हैं, टर्म्स याद रख लेना कि अगर हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज में लेंगे तो स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। बेसिकली ये डिफेक्ट है, ये नहीं होंगे और एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। एनसीईआरटी में से एक बार इसको पढ़ लेना, मेरी एडवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली on a narrow slit and the light coming out of the slit falls on a screen kept parallel to the plane of the slit, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनाने वालों की समझदारी है,
वो है ना सीधे सीधे नहीं बोलते कई बार क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमा करके बोलते हैं। उन्होंने इतनी कहानी बोली है, इतनी कहानी को पढ़ोगे तो सीधी सी बात है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। पढ़ लेना आप ये लाइन। व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एंड हाउ। तो अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होगा तो आपको मालूम है कि इसकी, बस आपको ये कहानी समझ में आनी चाहिए कि क्या है। तो मैंने आपको बता दिया नट शेल में कि ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो अब उसमें आपको स्क्रीन पर क्या पैटर्न मिलता है वो आपको मालूम है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन। व्हाट विल बी द चेंज इन द एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ, ये लिखा हुआ। लीनियर विड्थ की अगर बात करें तो लीनियर विड्थ ये है 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A, जहां पर D क्या है, ये हमारी स्क्रीन है और यहां पर हमारी स्लेट है, ये हमारा कैपिटल D है। तो ध्यान रखना बेटा, एंगुलर विड्थ ये है, लीनियर विड्थ ये है, ठीक है। सो लीनियर विड्थ अगर सेंट्रल मैक्सिमा की पूछते हैं तो 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A, और एंगुलर विड्थ अगर पूछते हैं तो ये क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द चेंज इन द एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा इन दिस पैटर्न व्हेन द स्क्रीन इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लिट। स्लिट के प्लेन से अपने पैरेलल ऐसे खिसका रहे हो, दूर दूर ले जा रहे हो, मतलब डी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। डी के इंक्रीज होने से जो लीनियर विड्थ है वो इंक्रीज होगी, एंगुलर विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो लीनियर विड्थ है वो इंक्रीज हुई, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन दिस पैटर्न, अब वो कह रहे हैं दिस पैटर्न, सिंगल स्लिट नहीं बोल रहे, एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्मिंग, ये पहले भी आ चुका है। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि YDSC और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में डिफरेंसेस पढ़ लेना, दिमाग में रख लेना, थोड़ी देर पहले बात की थी और किसी दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन यहां पर भी बन करके आ गया है। ध्यान रखना बेटा इस चीज का, ठीक है। चलो, show that the superposition of the waves originating from 2 coherent sources described by, दो waves के इक्वेशन क्वेश्चन में दे दिए y1 और y2 at a point produces a resultant intensity, ये आएगी। हमें ये प्रूव करना है, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, यहां से ये चीज प्रूव कर देते हैं अभी। तो हमें इंटेंसिटी ये प्रूव करनी है। अब यहां पर अगर देखें तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो गया, ठीक है, इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। तो मैंने I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू कुछ लेट कर लिया, सपोज x, ये मैंने दोनों की इंटेंसिटी को लेट कर लिया। अब यहां पर अगर कैलकुलेट करूं तो ये हो गया x प्लस 2 रूट x मतलब x हो गया, और ये आ गया cos phi, ठीक है। इसको सोल्व करना है बेटा। तो I इक्वल्स टू 2x प्लस 2x और ये आ गया cos phi। तो I इक्वल्स टू 2x कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस cos phi, तो I इक्वल्स टू 2x, और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2, सो ये आ जाएगा 4x cos स्क्वायर 5/2, और 4x का मतलब हो गया I1 इक्वल्स टू I2, जिसको मैंने x माना है। एरिया एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे 4ka स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। अब बात वही है जो पहले भी एक क्वेश्चन में आई थी। तो एक्चुअल में मेरा मानना तो ये कि जब आप इंटेंसिटी की बात कर रहे हो तो यहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो साथ में कांस्टेंट भी आना चाहिए, बट इन्होंने अगर ये कहा तो हम डायरेक्टली ये लिख देंगे। लॉजिकली मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए। कुल मिलाकर के ये चीज प्रूव हो गई है, ठीक है। तो बस ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला पहले भी आया, यहाँ भी आया, और भी क्वेश्चन है, तो ये इंटेंसिटी वाली कहानी भी समझ लेना, ठीक है ना। आगे इसका शायद क्वेश्चन भी आएगा जिसमें इंटेंसिटी कैसे लिखी गई ये प्रूव करने वाली बात है। तो ऐसे इंटेंसिटी मिल जाएगी हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। मैंने तुमको पहले बोला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखना। इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक ही लेंस है बेचारे के पास। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस, जब उसको फोकस पर रख दिया जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आएगी। अब ये भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट मामला है, हमको ये थोड़ी बताया। दो केसेस होते हैं, एक तो इमेज नियर पॉइंट पर बनती है, पढ़ा होगा आपने, और एक इमेज इंफिनिटी पर बनती है। सारी कहानी हमारी पढ़ी हुई है। नियर पॉइंट पर बनती है तो मैग्निफिकेशन ये आता है, इंफिनिटी पर बनती है तो ये आता है। अब क्या कौन सी जगह पर बन रहा है, तो इनडायरेक्ट बोला है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। भैया फोकस पर रखोगे तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर बनेगी तो इसका मतलब वो आपसे इस केस की बात कर रहा है। तो मैग्निफिकेशन आएगा d/f। d की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो हम 25 सेंटीमीटर लेंगे, f की वैल्यू 5 दे रखी है, सॉल्व कर देंगे, मैग्निफिकेशन विल बी 5। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखो है कि नहीं है। एसेसन रीजन टाइप का क्वेश्चन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज लेसर
फॉर रेड लाइट देन दैट फॉर ब्लू लाइट मिनिमम डेविएशन। अब अगर हम एंगल कम लेकर के चलते हैं तो मिनिमम डेविएशन ये भी लेते हैं। एक पॉइंट है बेटा, इसका याद रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना इस बात का कि ज्यादा वेवलेंथ होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रेड और ब्लू को अगर मैं कंपेयर करूं तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ब्लू का उसके कंपैरिजन में कम हो गया। इसका मतलब म्यू आर इज लेस देन म्यू बी, और जब म्यू की वैल्यू आर के लिए कम है तो डेल एम की वैल्यू भी आर के लिए कम होगी। तो डेल एम की वैल्यू आर के लिए डेल एम की वैल्यू ब्लू के लिए उसके कंपैरिजन में कम होगी। तो रेड के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज लेसर फॉर रेड लाइट देन दैट फॉर द ब्लू लाइट। बात सही है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए म्यू कम आएगा, और म्यू अगर कम आएगा तो डेल एम की वैल्यू कम आएगी। बात तो सही है। The refractive index of the material of a prism for a blue light is greater than that for a red light. That is the reason. ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। AR टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सोल्व करना, ठीक है। The ray of light falls on a transparent sphere of n equals to √3, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें √3 at an angle of incidence 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। With the diameter AB of the sphere having center C, ठीक है। The ray emerges from the sphere parallel to the line AB, जो बाहर निकली वो AB के पैरेलल निकली। Find the angle of emergence। पैरेलल कैसे निकली होगी? ऐसे गई होगी और ऐसे गई होगी। ये जो रे है ये AB के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो यहाँ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो यहाँ जाकर के मिलेगा। ये साइड और ये साइड इक्वल है तो बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है। अब सिंपल वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल है, तो शायद जितना एंगल यहाँ आएगा उतना ही एंगल यहाँ पर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ से अगर मैं बात करूं तो n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, ठीक है। यहां अगर बात करेंगे तो n1 का मतलब एयर हो गया, sin 60 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 sin r √3/2 इक्वल्स टू √3 sin r, कैंसिल हुआ। r की वैल्यू 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री आ गया तो ये एंगल भी 30 डिग्री आ गया। आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि दो साइड इक्वल है। अब यहां पर अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो n1 का मतलब कितना हो गया √3, और साइन i का मतलब यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है 30, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, और साइन यहां का एंगल अपन बोल देते हैं e, साइन e, ठीक है। तो √3 1/2 साइन e, तो e की वैल्यू 60 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन, मतलब जितने एंगल पर जाना है यहां से उतने ही एंगल पर निकल जाना है। इस तरह से स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ध्यान रखना क्वेश्चन का। वैसे तो जितने भी डिस्कस कर रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट ही है, जो रिपीट हुए उनको मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंजेस ड्यू टू डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट। आगे सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन वापस से। When path difference of light waves from the ends of the slit on reaching a point on the screen, जब लैम्बडा का पाथ डिफरेंस हो तो 3λ/2 का हो तो सिंगल स्लिट में कहानी उल्टी होती है, ठीक है। अब मैक्सिमा की अगर बात करें तो हम लिखते हैं a sin थीटा इक्वल्स टू 2n+1λ/2। थीटा को स्मॉल मान लेते हैं तो थीटा इक्वल्स टू आ जाता है 2n+1λ/2 है। मैक्सिमा के लिए ये आएगा, मिनिमा के लिए ये आएगा। लैम्बडा की बात करता है, ठीक है। मैं तो सिंपल तरीके से याद रखता हूं कि भाई साहब यहां पर 2n+1λ/2 है, इससे कंफ्यूज मत होना। फाइनली ये चीज आ रही है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और यहां पर अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा अपना n λ। मिनिमा के लिए n λ, मैक्सिमा के लिए 2n+1λ/2। लैम्बडा मतलब ये कैटेगरी हो गई, इसका मतलब बनेगा मिनिमा। 3λ/2 का मतलब क्या हो गया, ये वाली कैटेगरी हो गई, इसका मतलब बनेगा मैक्सिमा, ठीक है। पूछा क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंजेस। हाँ तो भैया इसके लिए अगर बात करेंगे तो मिनिमा बनेगा, और इसके लिए अगर बात करेंगे तो मैक्सिमा उस पॉइंट पर, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है। A coin is placed inside a denser medium. Why does it appear to raised?
obtain an expression for the height through which the object appears to be raised in the term of refractive index। पूरी कहानी लिखी हुई है apparent depth के लिए कि एक लिक्विड के अंदर सिक्के को छोड़ देते, कॉइन को छोड़ देते, कुछ हाइट पर उठा हुआ दिखाई देता है। अब इसकी पूरी कहानी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। सो मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये वाली कहानी आपके नोट्स में होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स से, तो हो सकता है ये कहानी आपके नोट्स में ना हो बेटा, इसलिए ये पूरी कहानी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आपके नोट्स में हो, आपको वो चीज बिल्कुल क्लियर है, आप उसके अकॉर्डिंग करना, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है नोटेशन थोड़े से डिफरेंट हो, कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर ब्लैंक, आपके पास में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो ये पूरी कहानी देख लेना, इस फिगर को समझोगे तो ये सारा डेरिवेशन बहुत सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये पूरा का पूरा देख लेना, हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो देख करके समझ लेना इसको, ठीक है। A point source in air is kept 24 centimeter in front of a concave spherical glass surface जिसके लिए म्यू की वैल्यू गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब ये बात हो रही है एक सरफेस के लिए, कंफ्यूज मत हो ना लेंस वाली चीज से और कॉन्केव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब एक कर्व्ड सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, वो कॉन्केव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। यहां पर लेंस वाला फॉर्मूला मत लगा देना, तो उसके लिए फॉर्मूला n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, नेचर कैलकुलेट करना है, नेचर तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो राइट साइड में, नेगेटिव आ रही है तो लेफ्ट साइड में। अभी n2 की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, ये एयर के लिए 1 आ जाएगा, यहाँ पर अगेन दोनों वैल्यू आ जाएंगी। r की वैल्यू 60 है, u की वैल्यू ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करो, v निकालो, नेचर पता लगेगा, डिस्टेंस पता लगेगा। सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में कौन सी चीज का क्या मतलब है वो याद होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का कि कौन सी चीज क्या है, सबके नाम मालूम होने चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा भाई। अब पैरेलल बीम, ये अगेन वही कहानी है, लाइट फटाफट से देखते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली, ये लैम्बडा दिया हुआ है हमें 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10⁻⁻⁹, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ गया, ठीक है। नॉर्मली ऑन स्लिट ऑफ विड्थ ए हमें दिया हुआ है कितना 0.2 mm, मीटर में हम इसको चेंज कर देंगे। इफ द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 1 मीटर अवे, कैपिटल डी की वैल्यू हमें 1 मीटर दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा। अब मिनिमा के लिए अगर बात करें तो ये रहा मिनिमा, मतलब n लैम्बडा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए अगर बात करें तो n की वैल्यू 1, मतलब लैम्बडा कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड मैक्सिमा, मैक्सिमा में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो 0 आएगा, फर्स्ट के लिए फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। ध्यान रखना 3 लैम्बडा बाई 2, और सेकंड मैक्सिमा के लिए अगर बात करेंगे तो 5 लैम्बडा बाई 2। हमसे सेकंड मैक्सिमा के लिए पूछा है तो 5 लैम्बडा बाई 2 कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा के लिए पूछा है तो लैम्बडा कैलकुलेट करना है। क्लियर, वैल्यूज पुट करना, आंसर निकालना। कंसीडर द फॉलोइंग वेव्स, 4 वेव्स दे रखे हैं y1 y2 y3 y4, ठीक है। विच पेयर ऑफ द वेव्स कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेज S1 एंड S2 विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अच्छा एम्पलीट्यूड सेम हो तो बहुत अच्छा, नहीं नियरली इक्वल होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी देख लो, मतलब ओमेगा वाली कहानी देख लो, ये 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा, ये दोनों सेम है, तो सेकंड और थर्ड आएगा, सेकंड और थर्ड, तो फ्रीक्वेंसी से चेक कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट चीजें डिस्कस कर ली है, अब जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा रैपिडली लेकर के चलते हैं, फटाफट से लेकर के चलते हैं। देखो ये इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, 2 लाइट वेव्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी I0 ईच हैविंग अ पाथ डिफरेंस λ/4 emanating from 2 coherent sources meet at a point the resultant intensity। अब यहाँ पर क्या है कि पाथ डिफरेंस λ/4 दिया हुआ है, ठीक है, पाथ डिफरेंस λ/4 दिया हुआ है बेटा, और हमारे यहाँ पर फेज डिफरेंस, तो एक रिलेशन है φ/2π इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्बडा। अगर मेरे को पाथ डिफरेंस दे रखा है, मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ, φ/2π इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस कितना हो गया λ/4, और ये लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया, तो φ इक्वल्स टू π/2 आ गया यार, फेज डिफरेंस π/2। यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी की पूरी,
टर्म जीरो हो जाएगी तो बेटा i इक्वल्स टू i1 प्लस i2, और उसने कहा कि i1 और i2 दोनों i0 है, बहुत बढ़िया, 2i0 बन जाएगा। कहानी क्लियर हो गई। लैम्डा बाई 4 के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है। चलो, वंदना परफॉर्म्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड लाइट। अब इसके लिए अपने को ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। ये रहा ऑरेंज, ठीक है, ये रहा ग्रीन और ये रहा रेड। चलो जी, इफ द फ्रिंज विड्थ मेजर्ड इन द 3 केसेस आर ओमेगा 1, इसके लिए ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 किसके लिए, ग्रीन के लिए, इसके लिए ओमेगा 2 है, एंड ओमेगा 3 इसके लिए। वेरी गुड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पता लगाना है फ्रिंज विड्थ का। चलो जी, फ्रिंज विड्थ कितनी आती है YDSC में अगर बात करें तो लैम्डा डी अपॉन डी। कुल मिलाकर कहानी लैम्डा की है, मतलब बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा, ठीक है। इसके लिए सबसे ज्यादा, फिर इसके लिए उससे कम, फिर इसके लिए सबसे कम। मतलब मैं अगर कहूं तो ओमेगा 3 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। अब ऑप्शन आप देख लो, ये आ गया अपना ऑप्शन, सिंपल। बस ये कहानी मालूम होनी चाहिए वेवलेंथ की, सिंपल। न्यूमेरिकल में चीज क्लिक हुई, क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखते जाओ आप। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कितने क्वेश्चंस है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 0.8 mm, मतलब ये स्मॉल डी की वैल्यू हो गई, ठीक बात है। एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन केप्ट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट S1 एंड S2। कैपिटल डी की वैल्यू हो गई है 50 सेंटीमीटर। इफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म 0.4 mm फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ पर ये दो स्लिट है, ठीक है, सॉरी S1 और S2, ये सेंटर हो गया। सपोज फर्स्ट यहाँ पर लिया मैंने, तो फर्स्ट मैक्सिमा का जो डिस्टेंस आता है, मैक्सिमम का डिस्टेंस आता है n लैम्डा डी अपॉन डी। फर्स्ट के लिए बात करूंगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी हो जाएगा। चलो जी, वो हमें दिया हुआ है 0.4 mm, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई, स्मॉल डी कैपिटल डी मेरे पास है, लैम्डा मैं कैलकुलेट कर लूंगा, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना। For a concave mirror of focal length f, the minimum distance between the object and its real image। अच्छा जी, कॉन्केव मिरर के केस में अगर बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। एक केस आता है कॉन्केव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को C पर रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। इन दैट केस द इमेज इज रियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 0, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। केसेस अगर क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। AR टाइप का क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट इज 0। वेव फ्रंट का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिसके पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेशन कर रहे हो, मतलब वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबके बीच में फेज डिफरेंस 0 आएगा, सही बात है। ऑल पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, सही बात है। एंड देन ऑसिलेट इन द सेम फेज, बिल्कुल सही बात है, सही है। और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। कहानी क्लियर है। चलो, Huygens principle drew a ray diagram showing the propagation of plane wave refracting at a plane। रिफ्रैक्शन के लिए हाइगन के वेव प्रिंसिपल को यूज में लेकर के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो चीजें प्रूव की जाती है हाइगन से। रिफ्लेक्शन भी प्रूव करते हैं और रिफ्रैक्शन से भी, दोनों का डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, डायग्राम समझ में आना चाहिए। उसके बाद में बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, इन दोनों डेरिवेशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। ये वही है, डेरिवेशन वाला काम है और ये 100% आपके नोट्स में होगा, ठीक है। चलो जी, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक सेकेंड, सर्च कर लेती, हमारा हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। यह बात हो गई है, ये भी बात हो गई है और ये बात हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो जी, वापस से इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया। 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I सुपरपोज ईदर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम की अगर बात करें तो I मैक्सिमम, अब यहां से कैलकुलेट होता है, I मैक्सिमम आता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम आता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। I1 और I2 की ये वैल्यूज पुट कर देनी है बेटा, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो निकाल लेना।
सोल्व हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट, ये भी मैं पूरा समझ गया। ये वही डेरिवेशन है कि एक कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, और यहां पर ऑब्जेक्ट रख करके रे डायग्राम ड्रॉ करके हम इमेज बनाते हैं। तो रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस और कर्व सरफेस, उसी का यहां पर डेरिवेशन करके दिखाना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू r है, ठीक है। तो इट्स अ डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, ये डेरिवेशन हमारा हो जाएगा। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, संभाल लेना इसको। इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। विच मैक्सिमा इन दिस केस विल कोइंसाइड विद द 6th मैक्सिमा ऑब्टेन्ड इफ द मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय एयर। बेटा दो केसेस है, एक एयर वाला और एक मीडियम वाला, ठीक है। पहले अपन एयर के केस में बात करते हैं, और ये बात कर रहे हैं मैक्सिमा के कोइंसाइड करने की। मैक्सिमा के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो n लैम्बडा d अपॉन d। अभी मैं इसको एयर के लिए काम में ले रहा हूं, तो उसमें x की वैल्यू सपोज nth नंबर का मैक्सिमा है, ठीक है, n1 मान लेता हूं, वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो वेवलेंथ चेंज कर लो, लैम्बडा 1 d अपॉन d, ठीक है। अब इसको अगर मैं मीडियम के लिए लिखता हूं, तो मीडियम के केस में x इक्वल्स टू n2 लैम्बडा 2 d अपॉन d। खास बात यह कि दोनों में x सेम है, क्योंकि दोनों कोइंसाइड होने वाली बात है। एयर के केस में मैक्सिमा और मीडियम के केस में मैक्सिमा कोइंसाइड हो रहे हैं। इसका मतलब मैं n1 लैम्बडा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्बडा 2 कर दूं, ये एयर के लिए, मीडियम के लिए, ठीक है। अब एयर के केस में 6 मैक्सिमा ऑब्टेन्ड इफ द मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय एयर। एयर के केस में 6 मैक्सिमा आ रहा है लैम्बडा इक्वल्स टू, तो मीडियम के केस में कितना होगा, ये लैम्बडा 1 ये लैम्बडा 2, ठीक है। अच्छा मीडियम के लिए अगर बात करें तो लैम्बडा अपॉन म्यू ये होता है, मतलब लैम्बडा 2 इक्वल्स टू लैम्बडा 1 अपॉन म्यू। चलो जी, यहां से अगर बात करें तो 6 लैम्बडा 1 इक्वल्स टू n2, और लैम्बडा 2 की बात करेंगे तो लैम्बडा 1 अपॉन म्यू आ गया। लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल कर दो तो n2 इक्वल्स टू 6 इंटू म्यू आ गया, तो 6, और म्यू कितना दिया हुआ है 4/3, ये कैंसिल हो गया, 8th आएगा। तो मीडियम का 8th मैक्सिमा जहां बनेगा वहां पर एयर का 6th मैक्सिमा बनेगा, ठीक है, ठीक है। चलो ये वाली कहानी देख लेना, मीडियम में वेवलेंथ और एयर में वेवलेंथ, ठीक है। चलो एआर टाइप का क्वेश्चन है। In a young double slit experiment, interference pattern is not observed when two coherent sources are infinitely close to each other. अगर दोनों सोर्सेज को एक दूसरे के बहुत क्लोज कर दें, मतलब d की वैल्यू बहुत कम कर दें, d की वैल्यू अगर बहुत कम कर दें तो साहब बीटा पर क्या इफेक्ट आएगा, d को ऑलमोस्ट 0 कर दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं बनेगा, सही बात है। द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज। सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात गलत है, ये सही है गलत, ठीक है। ए सही हो गया, आर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, अब ये वही विबग्योर वाली बात आ रही है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज रिफ्लेक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इनटू अ डेंसर, ओके, डेंसर मीडियम में जाने की बात है, रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो डेंसर में जाने पर वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा। अभी हमने जैसे बात की थी कि लैम्बडा m इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन म्यू, डेंसर में जाएंगे तो ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, म्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सी ऑप्शन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, तो लैम्बडा में चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। चलो जी, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज मिनिमम। क्रिटिकल एंगल की बात कब होती है, जब टीआईआर की बात आती है, और क्रिटिकल एंगल के लिए या टीआईआर के लिए कंडीशन है कि डेंसर से रेयर में जाने वाली बात हो, तो ग्लास टू वाटर जाने वाली बात है। हम लिखते हैं n1 साइन i इक्वल्स टू n2 साइन r। अब ग्लास से वाटर में जाने वाली बात है, मतलब फर्स्ट मीडियम हो गया हमारा ग्लास, सेकंड मीडियम हो गया वाटर, तो ये हो गया ng
साइन आई इक्वल्स टू एन डब्ल्यू साइन आर। और क्रिटिकल एंगल पर बात करनी है तो ये वैल्यू कितनी करनी है, 90 डिग्री कर दो। तो एन जी साइन आई इक्वल्स टू एन डब्ल्यू, ये हो जाएगा 1। तो साइन, इसको आई सी लिख दो क्रिटिकल एंगल, साइन आई सी इक्वल्स टू एन डब्ल्यू अपॉन एन जी। तो वाटर के लिए इज मिनिमम 4। अच्छा, किसके लिए मिनिमम आएगा? अब वाटर और इसका अगर दिया हुआ है तो ये वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसने पूछा कि किसके लिए आएगा, तो ठीक है, क्लास में उससे वाटर में जाने के बाद में देख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बीबीओर से चेक कर लेना, वेवलेंथ किसका ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग चेक हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करके वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 3 बीम्स ऑफ रेड, येलो एंड वायलेट कलर्स, ठीक है, वही बीबीओर वाली कहानी है। are passed through a prism one by one under the same condition. When the prism is in the position of minimum deviation, the angle of refraction from the second surface are ये angle of refraction दिए हुए हैं, तो ये चेक कर लेना बेटा। उसी से वही वेवलेंथ वाली कहानी है, जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू कम आएगी, म्यू से आप एंगल का पता लगा सकते हो। ये वही चीज है, इसको आप अपने लेवल पर ट्राई कर लेना, हार्डली मैटर्स, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्रिज्म ABC, ये ABC प्रिज्म है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर। आफ्टर इट स्ट्राइक्स फेस AC से टकराने के बाद गो स्ट्रेट एंड अनडेविएटेड जस्ट ग्रेज अलोंग द, कैसे जाएगा? चलो इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं यार, यहाँ पर इसको ध्यान से समझना। ये आया, ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये एंगल अपना 60 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से आने के बाद में ये 90 डिग्री पर आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, ये सीधी यहां पर चली जाएगी। यहां पर अगर अपन चेक कर लें तो अपन को एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल सकता है। ये एंगल कितना आएगा, ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल आ गया अपना 30, तो ये एंगल आ गया अपना 60, मतलब एंगल इंसिडेंस 60 डिग्री। पता लगाना है कि ये क्रिटिकल एंगल से कम है या ज्यादा है। अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगी, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुआ तो ये इधर चली जाएगी, क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो ये रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाएगी। क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करूंगा, वही n1 sin IC इक्वल्स टू n2 sin 90। अब 1 ये है और 2 ये है, तो n1 की जगह आ जाएगा √2 sin IC, और n2 की जगह एयर 1, ये आ गया 1, तो IC की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। क्रिटिकल एंगल 45 है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब TIR हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगी। अब ऑप्शन पढ़ लो, अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 4th ऑप्शन आ गया। कहानी समझ में आई काम कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया। जो सेम पैटर्न की चीजें मिल रही हैं वो मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूं बेटा, फिर भी कोई डाउट हो तो किसी भी टाइम आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। A plane light wave propagating from a rarer into denser medium is incident at angle I on the surface separating two medium. Use Huygens principle, draw the refracted wave and hence verify Snell's law. आगे वही रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है हाइगन के प्रिंसिपल से, ठीक है। वही क्वेश्चन है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कहानियां पढ़ लेना अच्छी तरह से। An object is placed between the pole and focus of a concave mirror. एक कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। यूजिंग मिरर फॉर्मूला प्रूव मैथमेटिकली दैट इट प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज। वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ये हमें प्रूव करना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है, ये यू की वैल्यू है। Using mirror formula, prove mathematically that it produces a virtual and enlarged image. Object यहाँ रखा है। Mirror formula क्या कहता है, 1/v plus 1/u equals to 1/f। तो 1/v u की वैल्यू हो गई नेगेटिव, तो माइनस का 1/u equals to 1/, कॉनकेव मिरर है तो f की वैल्यू भी नेगेटिव कर दूंगा, ठीक है। तो 1/v equals to 1/u minus 1/f। अब यहां अगर मैं देखूं तो f ये है, मतलब u लेस देन f है, तो 1/u ग्रेटर देन 1/f हो गया, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा हो गई।
सो 1/u ग्रेटर देन 1/f हो गया, इसीलिए 1/v ग्रेटर देन 1/u ग्रेटर देन, तो v की वैल्यू, एक सेकेंड, 1/u ग्रेटर देन 1/f हो गया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो 1/v पॉजिटिव आ गया, हाँ ग्रेटर देन 0 सही है, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा था, तो v की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, v पॉजिटिव होने का मतलब इमेज इधर बनेगी, और v की वैल्यू, अब मैं अगर मैग्निफिकेशन चेक करूंगा तो -v/u से, ठीक है, चेक करूंगा तो यहां पर मुझे v की वैल्यू u से ज्यादा मिलेगी, यहां से अगर मैं चेक करूंगा, कोई भी एग्जांपल के लिए वैल्यू लेकर के डाल देना, f की वैल्यू u की वैल्यू f से कम रखना, v का आप कैलकुलेट करना, जैसे ये 30 ले लेना, ये 20 ले लेना, तो v की वैल्यू 20 से ज्यादा आ जाएगी, एग्जांपल ले लेना, v की वैल्यू u से ज्यादा आ जाएगी, तो यहां से अगर कैलकुलेट करूंगा तो m की वैल्यू पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1 आएगी, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज होगी, और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब उस साइड में होगी, और उस साइड में होगी इसका मतलब वर्चुअल होगी, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ही हो गया, तो इस तरह से ये चीज प्रूव हो जाएगी, ठीक है, देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स की कहानी मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को चेक करोगे तो कई क्वेश्चंस रिपीट हुए जिनको मैंने स्किप किया, कई न्यूमेरिकल सेम पैटर्न वाले रिपीट हुए उनको मैंने स्किप किया, डेरिवेशन जो श्योर सर्टेन 100% आपके पास में नोट्स में होंगे उनको मैंने स्किप किया, छोड़ा है, ठीक है। जो भी चीजें थी वो समराइज करके आपके सामने रख दी है, 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में उनको रिवाइज कर लेना। अगर मैं रे ऑप्टिक्स में बात करता हूं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस और प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन कहीं से भी बन तो सकता है, लेकिन ये जो मैंने बोले हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव ऑप्टिक्स में अगर बात करूं तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइगन का वेव प्रिंसिपल, ठीक है। बाकी पूरा कवर करना है, सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख लेना है। इन सारी चीजों को भी अगर आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, मतलब इस वीडियो में जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की सारी चीजों को अच्छी तरीके से देख लेंगे, तो आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी बेटा, ठीक है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट, नाउ द रेस्ट इज अपॉन यू। टेक केयर, अच्छे से काम करो, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो, एग्जाम दो और फिर अपने फीडबैक दो, ठीक है। मुलाकात करते हैं फिर जल्दी। थैंक यू, टेक केयर।